हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई पोर्चुगल वर्सेस कोलंबिया एज एक्सपेक्टेड कोई भी नई बात नहीं है। हमने थोड़ी सी उम्मीद लगाई थी कि शायद पोर्चुगल अपना ग्रुप टॉप कर ले, कोलंबिया को किसी तरीके से टफ टाइम दे के हरा दे, लेकिन भाई नहीं। और मैं बताऊं, इट वाज ऑल अबाउट डिएगो कोस्टा वर्सेस कोलंबिया। इट वाज नॉट पोर्चुगल वर्सेस कोलंबिया। किसी ने भी एज अ टीम पोर्चुगल फेल, किसी ने भी अच्छा नहीं खेला। और इसी के साथ साथ पोर्चुगल ने अपना ग्रुप सेकंड फिनिश किया है और कोलंबिया ने टॉप किया है। इट वॉज ऑल अबाउट कोलंबिया टुडे। कोलंबिया ने टोटली डोमिनेट किया है। 26 शॉट्स लिए हैं जिनमें से 6 ऑन टारगेट, और पोर्चुगल ने 13 शॉट्स लिए जिनमें से 2 ऑन टारगेट रहे। पोजीशन भी 55% इन्हीं के पास था। पासिंग एक्यूरेसी 93% पोर्चुगल के पास थी, वाइल 91% कोलंबिया के पास थी। लेकिन भाई सेकेंड हाफ में तो तुम देखते ना, टोटली डोमिनेट किया है। अच्छा, जिसने खाली स्कोर देखा है और जिसने पूरा मैच लाइव देखा है ना, भाई जमीन आसमान का फर्क है। एक तो वो लोग हैं जो खाली सीजनल होते हैं, और एक टर्म, उनके लिए एक टर्म काफी फेमस है जो कि डड्डू फैंस कहलाते हैं। और वो खाली ट्रोलिंग के लिए स्कोर कार्ड देखते हैं, और वो देखते हैं चलो भाई रोनाल्डो ने स्कोर नहीं किया तो ट्रोलिंग शुरू कर दो। लेकिन जिसने मैच देखा है उसको पता है भाई, किसी ने भी अच्छा नहीं खेला। और जहां तक बात रही रोनाल्डो की, तो भाई वो एक, उसका जो रोल है ना, वो पेनल्टी बॉक्स में है। उसको क्रॉस मिले तो फिर वो कुछ करे, बॉल वहां तक पहुंचे तो ना। बॉल तो वहां तक पहुंच भी नहीं रही थी। रोनाल्डो ने टोटल इस मैच में 3 शॉट्स लिए जिनमें से एक ऑन टारगेट था और बाकी 2 ऑन टारगेट नहीं थे। बॉल उस तक पहुंच भी नहीं रही थी। पहली बात तो पोर्चुगल अटैक भी नहीं कर पा रही थी, बहुत रेयरली तो पोर्चुगल अटैक कर पा रही थी। टोटल तरीके से कोलंबिया ने उसको कस के रखा हुआ था। कोलंबिया बहुत ज्यादा अटैक कर रही थी और टोटल मैच में बस यही था, ओ बच गए, अरे बच गया, अरे बच गया। तो भाई टोटली यही था। और डिएगो कोस्टा वेल डिजर्व मैन ऑफ द मैच। इसी बंदे ने बचाया है, और लास्ट मिनट में तो उन्होंने गोल मार भी दिया था। इंचेस से, सेंटीमीटर से ऑफसाइड ने बचा लिया, वरना पोर्चुगल हार के थर्ड प्लेस पे फिनिश करती। खैर, अभी हम बात कर लेते हैं, जो हो गया सो हो गया। सेकंड प्लेस पे फिनिश किया है पोर्चुगल ने। और देखो, अगर हम बात कर रहे हैं ना कि पोर्चुगल के पास अच्छे प्लेयर्स नहीं है, तो भाई हर साल यही बात होती है कि पोर्चुगल के पास अच्छे प्लेयर्स नहीं है। लेकिन इस साल ये बहाना हम कर ही नहीं सकते। इस साल आप कह ही नहीं सकते कि आपको अच्छे प्लेयर्स नहीं है। तुम किसी भी पोजीशन पे जाके देख लो, तुम मिडफील्ड उठा के देख लो, अगर दुनिया के टॉप 5 मिडफील्डर्स की बात होगी ना, तो उनमें से 3 तो पोर्चुगल के पास हैं। जोआओ नेवेस, विटिनिया, ब्रूनो फर्नांडिस। भाई बैक टू बैक 2 टाइम चैंपियन लीग विनर प्लेयर है हमारे पास पोर्चुगल में। नुनो मेंडिस है आपके पास, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इनको जरा सा कंफर्ट जोन अगर थोड़ा सा इनका छूट जाए ना, अगर ये पीएसजी में जाके खेलेंगे ना लुइस एनरिके के अंडर, तो ये लोग बीस्ट बन जाएंगे। लेकिन जब नेशनल टीम की बात आती है तो इनकी केमिस्ट्री लैक करती है। भाई ऑन पेपर कभी भी कोई टूर्नामेंट नहीं जीता जाता। ऑन पेपर पोर्चुगल बहुत स्ट्रांग है, तुम किसी भी पोजीशन पे जाके देख लो। इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत है ही नहीं प्लेयर्स का। लेकिन क्यों फिर भी पोर्चुगल नहीं खेल पाती, क्यों फिर भी इनकी केमिस्ट्री लैक होती है? तो उसका जवाब है ये गंजा। ये जो गंजा है ना, इसने पहले तो बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन को बर्बाद किया, अब ये पोर्चुगल की गोल्डन जनरेशन को बर्बाद करने आया हुआ है। इसकी टैक्टिक्स क्या है हमको समझ नहीं आती। इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी पता नहीं है क्या करता है, फुद्दू किस्म की टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, और उसके बाद इतनी गलतियां करता है कि बंदा क्या ही बोले। तो भाई, इस मैनेजर के रहते हुए पोर्चुगल का जीतना किसी मिरेकल से कम नहीं है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, गलतियां तो हमने हाईलाइट कर ही दी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पोर्चुगल का वे आउट किस तरह निकल सकता है पॉसिबली, अगर इनको आगे के लिए क्वालिफाई करना है। तो राउंड ऑफ 32 में तो ये फेस करने वाले हैं क्रोएशिया को। अगेन, अगर ये फर्स्ट फिनिश करते हैं तो इनके पास चांसेस रहते हैं कि थोड़े से हल्के ओपोनेंट्स इनको मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने सेकंड फिनिश करा है, तो सबसे पहले ये क्रोएशिया को फेस करेंगे। देखो, क्रोएशिया हमें पता है कि अब वो वैसी क्रोएशिया नहीं रही जिस तरीके से पिछले 3-4 साल पहले हुआ करती थी। लेकिन फिर भी तुम इस टीम को अंडरमाइन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वर्ल्ड कप में ये टीम कुछ अलग ही करती है, हमेशा सेमीज तक, क्वार्टर्स तक चली जाती है। 2018 में इन्होंने फाइनल भी खेला हुआ है, और 2022 में भी ये लोग एटलीस्ट आई गेस क्वार्टर्स या सेमीज तक गए थे। तो तुम इस टीम को अंडरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ हम कह सकते हैं कि क्रोएशिया उस टाइप की नहीं रही है, काफी सारे ओल्ड प्लेयर्स हैं इसमें।
तो मान के चलो किसी ना किसी तरीके से पोर्चुगल ये वाला गेम निकाल ही लेती है, आगे चली जाती है। लेकिन भाई तुम राउंड ऑफ 16 में क्या करोगे? तुम यहाँ आके क्या करोगे? यहाँ पे तुमको स्पेन मिलेगी, राउंड ऑफ 16 से आगे जाके तुमको पॉसिबली बेल्जियम मिल सकती है, यूएसए मिल सकती है, तुम उसको भी क्लियर कर लो तो उसके बाद तो फ्रांस मिल जाएगी जो कि खुद टीम ही इलीगल है। तुम उसको फेस कर सकते हो, तुम उसको हरा सकते हो। भाई पोर्चुगल का 70% वर्ल्ड कप यहाँ पर डन हो चुका है। वी हैव टू स्टे इन द रियल वर्ल्ड। अगर मैं एज अ ब्लाइंड रोनाल्डो फैन बोलूं कि नहीं नहीं जीत जाएगा पोर्चुगल, नहीं तो नहीं भाई, वी हैव टू बी रियल। पोर्चुगल 70% वर्ल्ड कप डन हो चुका है। राउंड ऑफ 32 से अगर मैं पोर्चुगल को कहाँ देख रहा हूँ, अगर तुम मेरी प्रेडिक्शंस की बात करो ना, मैं राउंड ऑफ 16 तक देख रहा हूँ। हालांकि तुम डिबेट कर सकते हो इस बात पे कि भाई पोर्चुगल ने अभी स्पेन को हराया है रिसेंटली नेशंस लीग के फाइनल में, लेकिन भाई देखो नेशंस लीग का प्रेशर एक अलग होता है और वर्ल्ड कप की इंटेंसिटी अलग होती है, तो उन दोनों को तुम कंपेयर नहीं कर सकते। वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग होता है तो, और वर्ल्ड कप में स्पेन भी एक अलग तरीके से आई है और पोर्चुगल भी एक अलग तरीके से आई है। अगर तुम नेशंस लीग की परफॉर्मेंस को देखो तो पोर्चुगल बहुत अलग तरीके से परफॉर्म कर रही थी, बहुत हाई लेवल पे कम्पीट कर रही थी, बहुत अच्छा खेल रही थी, उनके रोल्स आइडेंटिफाइड थे, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, एज ए यूनिट खेल रहे थे। लेकिन अभी अगर तुम पोर्चुगल को देखो तो पोर्चुगल उस तरीके से नहीं चल रही है, पोर्चुगल वैसा नहीं परफॉर्म कर पा रही। तो अभी अगर स्पेन को डिफीट करने की बात आई तो मेरे हिसाब से काफी मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा कि पोर्चुगल स्पेन को डिफीट कर ले। ये सिर्फ एक मिराकल हो सकता है, बाकी मुश्किल है। देखो पोर्चुगल के पास अभी सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस बाकी हैं, या तो पोर्चुगल को डीआर कॉन्गो के मैच में आई वाज हैप्पी कि एक एक्सपोज हो चुका है पूरी तरीके से, अब इनको फायदा होगा। अच्छा हुआ पहले मैच में ही एक्सपोज हो गए, ये मच नीडेड था। तो अब ये अपनी गलतियों को सुधार के आगे बहुत अच्छे से जाएंगे। उन्होंने फिर उज्बेकिस्तान के मैच में अपनी गलतियों को सुधारा, लेकिन उसके बाद भी वो 5-0 विन के बाद बहुत सारी इनकी गलतियां अंडर द कारपेट चली गई। लेकिन मैंने उस वीडियो में भी उनकी गलतियों को हाईलाइट किया था, मैंने ये बात बोली थी कि भाई तुम 5-0 विन के बाद इन सारी गलतियों को अंडर द कारपेट नहीं डाल सकते, अभी भी बहुत सारी गलतियां हैं, इन गलतियों को हमने मेंशन किया था, इन गलतियों को हमने नहीं छुपाना है। तो अब देखो वही गलतियां एक्सपोज हो गई। पोर्चुगल काफी लकी, उनको एक सेकंड चांस भी मिल गया, हालांकि इतना हाई स्टेज पे दूसरे चांसेस नहीं मिलते। तो अब या तो पोर्चुगल इस मौके को गनीमत जाने, सेकंड चांस भी उनको मिल चुका है, अब वो बोल दे भाई, ये मेंटालिटी बना ले कि देयर इज नो लुकिंग बैक, क्योंकि अब अगर हार गए, एक गलती और हो गई, वर्ल्ड कप इज फिनिश्ड। अब पोर्चुगल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब सिर्फ जीतना ही जीतना है, क्योंकि अगर तुम एक दफा भी हार गए द वर्ल्ड कप इज ओवर फॉर यू। लेकिन दूसरा चांस ये है कि भाई तुम इसी तरीके से जाओ जिस तरीके से तुम डिनायल में चल रहे हो। रोबर्टो मार्टिनेज को पता है कि उसने क्या क्या गलतियां की हैं, वो इतना अक्लमंद है कि वो अपनी गलतियों को सुधारे अगले मैच में, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या क्या गलतियां की हैं। ही नोज वेरी वेल कि उसने क्या गलतियां की हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि तुम सारी गलतियों को सुधारो, तुम एलीट मेंटालिटी के साथ जाओ कि भाई देयर इज नो लुकिंग बैक। क्योंकि अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई हमारे सामने तो स्पेन आ गई, हमारे सामने तो फ्रांस आ गई, नहीं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। तुम ये बहाना नहीं बना सकते कि भाई उस टीम को तो आसान ओपोनेंट्स मिल गए, हमें तो मुश्किल ओपोनेंट्स मिले। ये चीज आपके हाथ में थी, आप अगर फर्स्ट फिनिश करते तो फिर आपको रिलेटिवली जरा इजी ओपोनेंट्स मिल जाते, लेकिन वो आपके हाथ में थी, आपने खुद ही वो मौका गवा दिया। शुरू से ही लग रहा था कि पोर्चुगल जीतने की अप्रोच से आई नहीं है, या ड्रॉ करने की अप्रोच से आई है। पता नहीं ये फुद्दू मैनेजर कब अटैकिंग माइंडसेट से खिलवाएगा, इसकी मेंटालिटी है खाली डिफेंसिव खेलना है, पता नहीं कभी अटैकिंग खिलाएगा। तुम अगर अर्जेंटीना का गेम प्ले देखो तुमको मजा आएगा, वो अटैक करते हैं भाई, गोल होना ना होना अलग बात होती है, तुम कम से कम अटैक तो करो। अर्जेंटीना के गेम में ये बात है कि वो लोग मजा करवाते हैं, उनकी गेम में अटैकिंग है, पोर्चुगल की गेम में अटैकिंग नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन तो ये है कि जिस तरीके से चल रहे हो तुम उसी तरीके से चलो। तुम ऐसे चलोगे ना तो क्रोएशिया को तो निकाल ही लोगे, लेकिन बाबा तुम स्पेन को नहीं निकाल पाओगे, तुम स्पेन को नहीं निकाल पाओगे। द वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 में ही फिर तुम्हारे लिए ओवर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि भाई मिरेकल, सिर्फ और सिर्फ मिरेकल, कि भाई तुम स्पेन को भी हरा दो, तुम बेल्जियम को भी हरा दो, तुम फ्रांस को भी हरा दो, जो कि बहुत मुश्किल है। फ्रांस को हराने के बाद तुम फाइनल खेल जाओ और वहां पे जीत जाओ, जो कि बहुत मुश्किल है। सिर्फ और सिर्फ मिरेकल है ये तीसरा ऑप्शन, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब बहुत बड़ी कोई गलतियां कर दे पोर्चुगल। पोर्चुगल सिर्फ गलती से ही जीत सकता है, वो भी छोटी गलती से नहीं, बहुत बड़ी गलती से। वरना वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, पोर्चुगल का वर्ल्ड कप मैं सिर्फ और सिर्फ राउंड ऑफ 16 तक देख रहा हूँ, इससे आगे मैं नहीं देख रहा, अनटिल एंड अनलेस पोर्चुगल अपनी सारी गलतियों को सुधारे और उसके बाद फिर एलीट मेंटालिटी के साथ जाए कि नहीं भाई इट्स नाउ और नेवर,
यू ऑल नो कि क्रिस्टियानो का लास्ट वर्ल्ड कप, आई एम डन विद दिस टीम यार, हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस घटिया सी टीम को सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो की वजह से। वंस रोनाल्डो लीव्स इट वी विल ऑल्सो लीव पोर्चुगल। आई एम डन विद दिस टीम यार, मजा ही नहीं आता इस टीम के गेम प्ले को देख के, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से हम इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात आ जाती है कि यार क्या रोनाल्डो रिटायर हो जाएगा वर्ल्ड कप के बाद। देखो ये चीज डिपेंड करती है कि कैसे वो वर्ल्ड कप को फिनिश करता है। अगर तो वो सेमीज तक जाता है या इन केस पोर्चुगल कोई गलती कर देती है, बहुत अच्छा खेल लेती है, बहुत मुश्किल है कि अगर वर्ल्ड कप जीत जाए तो फिर देखो देयर आर हाई चांसेस कि वो रिटायर हो जाए। लेकिन अगर पोर्चुगल जैसे राउंड ऑफ 16 तक या पहले ही बाहर हो जाता है तो 3 महीने के बाद ही या 4 महीने के बाद वर्ल्ड कप के नेशंस लीग स्टार्ट है। तो आई फील लाइक क्योंकि रोनाल्डो ने 2027 तक अपना कॉन्ट्रैक्ट अल नसर के लिए रिन्यू करवाया हुआ है, तो हो सकता है कि वो नेशंस लीग खेलने के बाद रिटायर हो, पॉसिबली नेशंस लीग जीत भी जाए, वो अपने इंटरनेशनल करियर की चौथी ट्रॉफी जीते और उसके बाद फिर वो रिटायर हो। लेकिन हमें ये बात नहीं पता कि रोनाल्डो देखो रिटायर होगा या नहीं। बात रही है कि वो क्या खेल सकता है, तो जी वो बिल्कुल खेल सकता है। तुम अगर 2022 की उसकी पिक्चर्स देखो, 2026 की देखो, तो वो यंग ही लग रहा है और बहुत ज़्यादा बेटर शेप में लग रहा है पहले से भी। तो वो खेल तो सकता है, ऐसी बात तो नहीं है कि वो नहीं खेल सकता। तो इट डिपेंड्स कि वो वर्ल्ड कप में किस तरीके से फिनिश करता है। अगर तो वो वर्ल्ड कप जीत जाता है तो ही रिटायर, लेकिन अगर वो वर्ल्ड कप नहीं जीता तो आई फील लाइक कि वो नेशंस लीग खेलेगा और उसके बाद फिर वो रिटायरमेंट ले लेगा नेशनल से, और उसके बाद हमारी भी सपोर्ट ऑफिशियली ओवर हो जाएगी। बात करते हैं अर्जेंटीना की, तो भाई अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 हरा दिया। और भाई मेसी क्या बंदा है यार, मतलब इस बंदे ने शुरू भी नहीं किया मैच, सेकंड हाफ में 60 मिनट के बाद आया, उसके बाद भी इतनी खूबसूरत फ्री किक इसने स्कोर करी है ना भाई। ये बंदा मैं बता रहा हूँ पूरे पूरे इरादे से आया है। अर्जेंटीना मुझे लग रहा है फाइनल खेलेगी। ये बंदा पूरे पक्के इरादे से आया है कि ये दूसरा वर्ल्ड कप भी जीत के जाएगा। तुम इसकी शक्ल पे नहीं जाना, शक्ल से हम्बल है, शक्ल से तुमको धोखा दे रहा है, लेकिन ये बंदा कुछ बड़ा करने की सोच रहा है और ये दूसरा वर्ल्ड कप भी लेके जाएगा। बाकी तुम लोगों की क्या प्रेडिक्शन है कि भाई वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है और नॉकआउट स्टेजेस में कौन टीम किसको हराएगी, क्या होने वाला है? तुम लोग लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो।